हेलो फ्रेंड्स, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली कल का क्लास आपको बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस कल देखी थी और कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी थी। चलो फिर भी मैं आपको वो बेसिक टर्म्स कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कल क्या देखा फ्रेंड्स? एमिसिव पावर है ना, एक हमने सबसे बेसिक टर्म देखी थी। बस हल्का रिवीजन दे रहा हूँ। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या थी? ये था हमारा ई या फिर आर, इसको हम कहते हैं। इसी को रेडियंट पावर भी नाम देते हैं, इसीलिए हम आर भी लिखते हैं। तो एमिसिव पावर वाज अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी एमिट हुई या रेडिएट हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द एमिसिव पावर या रेडिएंट पावर, है ना। इसी को आप रेट ऑफ एमिशन भी कह सकते हो या रेट ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हैं। तो ये हमने एक बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी। इसमें हमने देखा कि एमिसिव पावर जो है वो ब्लैक बॉडी की सबसे ज़्यादा होती है ना। ई बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, मतलब एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। हम जिस एक फिक्स टेम्परेचर पे ये कंपैरिजन लेते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी बॉडी लिए, एक ब्लैक बॉडी लिए और उसको 300 केल्विन पे हमने कंपेयर कर लिया, है ना। और देखा कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो है वो ज़्यादा है किससे? ऑर्डिनरी बॉडी से ज़्यादा है। फिर हमने कोई और टेम्परेचर लिया, लाइक 500 केल्विन ले लिया, और उस पर भी हमने एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी को हमने चेक किया। तो फिर से हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो ज़्यादा है रादर देन ऑर्डिनरी बॉडी। और फिर इसी को आगे ले जाते हुए हमने किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन कल पढ़ा था दोस्तों। किरचॉफ्स लॉ, अगर आपको याद है, किरचॉफ्स लॉ बहुत सारे आएंगे आपको सिलेबस में। तो ये रेडिएशन, हीट से जो रिलेटेड है, हम उसकी बात करेंगे। सो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होगा फ्रेंड्स? तो अगर आपको हल्का सा याद है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को हम लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को, दैट एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और बस यहीं से इस ईबी को हम यहाँ ले जाएंगे और हम लिखेंगे ईबी इज इक्वल टू ई अपॉन ए, है ना। और ये भी एक फॉर्मेट हुआ आपका किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का। किरचॉफ्स लॉ को हमने दो स्टेटमेंट लिया था, दैट फॉर एनी बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या फिर ratio of emissive power of ordinary body upon coefficient of absorption is always constant, and this constant is equal to emissive power of black body। तो आप चाहे तो इस फॉर्म में इसको लिख लीजिए या फिर इस फॉर्मेट में लिख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ भी चलेगा। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपका, या कल का जो लेक्चर है, देखो कितने चुटकी भर में हमने उसको रिवाइज कर लिया। तो समझिए कि अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के थोरोली एक बार उसके थ्रू जाके अगर आप देखते हो, तो दिस टॉपिक्स बिकम्स इजियर। या थोड़ी देर बाद वो आसान लगता है, बट उसके लिए सेकेंड रिवीजन की सख्त ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो एक सेकेंड में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। होपफुली अब ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। सो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है हमारा, जैसे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन हमने देख लिया था, तो एक होता है विन्स लॉ। बट विन्स लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो प्रैक्टिकली हमें पढ़ना है विन्स लॉ, है ना। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नाम है, बट इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप अगर हमारे नए टेक्स्ट बुक से जाओगे, जो शायद आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल सीरियल टॉपिक्स हैं एक साथ लगे हुए। जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 69 पे होगा, तो आप ज़रूर उसको एक बार पढ़ लीजिएगा थियोरेटिकली, बहुत अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, और फिर ही मतलब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ पाएंगे। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड्स और एंट्रेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने अभी रेडिएशन स्टार्ट करा था वो, ये किस टॉपिक के अंडर में आता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने 3 कैटेगरी देखी थी। एक था ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो दोस्तों जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हमने कवर कराया, या मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आपके लिए तो रिपीट हो रहा है। और रेडिएशन जो है वो आपके सिलेबस में है, और एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ है। तो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? चलो इसको थोड़ा सा ना पहले तो सोच के एक इमेजिनेशन में लेते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है पावर रेडिएट करती है, पावर जब हम कहेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, है ना? एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी अपॉन टाइम इज ए पावर। तो जो भी पावर जो रेडिएट होती है ना, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? तो हम बोलेंगे रेडिएटेड पावर, है ना? रेडिएटेड पावर किन चीज़ों के ऊपर या किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगी, ये हमें सबसे पहले सोचना है फ्रेंड्स। तो radiated power actually depends upon the temperature of body, है ना? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक। अब एक बात हमें यहाँ पे देखनी होगी कि जब हायर टेम्परेचर होता है, एक बात समझिएगा, हायर टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने बॉडी रखी है, तो जो रेडिएशंस आते हैं, देखो दोस्तों रेडिएशन एग्जैक्टली है क्या? तो रेडिएशंस मतलब हीट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसने प्रोपैगेट कराया या रेडिएट कराया, एमिट हुई हीट जो है वो किसी वेव की फॉर्म में मीडियम में या बिना मीडियम में चलने लगी, है ना? बस यही है आपका रेडिएशन। तो जब भी हम वेव की बात करते हैं, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करना बहुत ज़रूरी है। माने लॉन्गर वेवलेंथ मतलब शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज या छोटी फ्रीक्वेंसीज, और अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है ना? तो यहाँ पे हमें देखना है कि हाइयर टेम्परेचर पे जो रेडिएशन होता है वो बहुत सारे डिफरेंट एकदम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना? लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम कह सकते हैं। एक चलो यहाँ पे मैं एक वर्ड और डाल रहा हूँ, लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब हाइयर टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है जिस पे वो रेडिएशन देती है ना? लार्ज रेंज जब हम कहते हैं, इसका मतलब लार्ज का डजंट मीन कि बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पे रेडिएशन होता है। देर आर एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिस पे वो रेडिएशन हो रहा है जब बॉडी बहुत हाई टेम्परेचर पे है। और मोस्टली, और एक बात नोट करनी ज़रूरी है, मोस्टली ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, मोस्टली दीज आर हाई फ्रीक्वेंसीज। हाइयर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों अलग चीज़ें हुई। लार्ज रेंज मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन मिलेंगी, और वो बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसमें भी क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मतलब बहुत ही हाई वाली, हाई नंबर ऑफ हाई क्या बोल सकते हैं उसको, हर्ट्ज रहने वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब अगर किसी बॉडी को हम लोअर टेम्परेचर पे रेडिएशन देते हैं या रेडिएट होती है कोई बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पे रेडिएशन आएगी, स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पे। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होगी, यहाँ पे हाई होगी, यहाँ पे लो होगी। लो फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज, ये एक बात समझ लीजिएगा, है ना? यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज भी कह सकता हूँ। तो यहाँ एकदम सिंपली हमने क्या समझा कि अगर बॉडी जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई टेम्परेचर पे है, मतलब एकदम रेड हॉट बॉडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एकदम रेड हॉट बॉडी है ना? और
जैसे एकदम सुलग रही है, वो लाल हो गई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम क्या कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो पावर है या जो रेडिएशन है वो रहेगा। मतलब रेडिएशन जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी। और अगर कोई लो, मतलब यहाँ पे हम इसको हाई टेम्परेचर रेड में लिख रहे हैं, हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसीज पे रेडिएशन होगा। अब यहाँ हमें चेक करना है कि अगर हम मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को अब देखो बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। अगर हम टेम्परेचर को फ्रेंड्स कांस्टेंट कर देते हैं और मैं वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता हूँ, वेवलेंथ को चेंज करना माने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से सोचिए। टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। एंड किसको चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, फ्रीक्वेंसी को मैंने वेरी किया मतलब बदला, है ना। पहले 10 हर्ट्ज, फिर 20 हर्ट्ज, फिर 30 हर्ट्ज, फिर 40 हर्ट्ज, या वेवलेंथ को चेंज किया। तो पता है मुझे क्या एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक जो रेडिएटेड पावर है, कौन, पावर, पावर की बात कर रहे हैं, रेडिएटेड पावर है वो बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये जो पावर है ना दोस्तों, वो मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर एज वी अगेन इंक्रीज द वेवलेंथ द पावर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे क्या हुआ, मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूँ, रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देख रहा हूँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो मुझे पता चलता है, जब हमने यहाँ पे ये फैक्टर्स लिखे थे ना, देखिए रेडिएटेड पावर किन पे डिपेंड है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, फिर रेडिएटेड पावर किस पे डिपेंड है, तो सेकेंड फैक्टर होगा फ्रेंड्स वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, radiated power depends upon या इट इज रेडिएटेड पावर इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख देते, ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे, इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, या फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, वेवलेंथ लैम्बडा। मतलब पावर जो है किसी भी बॉडी की फिक्स्ड टेम्परेचर पे वैरी किस पे करेगी, तो वेवलेंथ पे करेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आके मैक्सिमम पावर रेडिएट हो रही है। अगर आप वो वेवलेंथ से कम कर देते हो तो पावर कम हो जाती है, ज़्यादा कर देते हो तो भी कम, मतलब एक ही वो वैल्यू है उस टेम्परेचर पे जहाँ पे जो पावर रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा है। और इसी को अब हम एक ग्राफ में जब डालेंगे तो इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा ना, स्पेक्ट्रल हेडिंग है टॉपिक का, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यही बात हमें समझनी है कि अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एक ग्राफ में रख रहा हूँ। तो देखिए ग्राफिकली हमें क्या पता चल रहा है, समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। मैं इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं वेवलेंथ ले रहा हूँ, वेवलेंथ्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ को वेरी करूंगा और चेक करूंगा। और यहाँ पे क्या है, रेडिएंट पावर है, रेडिएंट पावर मतलब पावर कैसे बदल रही है, कम या ज़्यादा हो रही है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। क्या है कि मैंने एक बॉडी ली और उसको 3000 मान के चलो, 3000 केल्विन पे मैंने उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया और चेक किया क्या उसकी रेडिएंट, और मैंने क्या चेक किया, वेवलेंथ को चेंज किया, थोड़ा सा चेंज करके देखा, तो एक वेवलेंथ है जहाँ पे कोई रेडिएंट पावर 0 है, थोड़ी सी मैंने वेवलेंथ बढ़ाई, रेडिएंट पावर जो है बढ़ी, वेवलेंथ से वेरी हो रही है। और एक ऐसा पोजीशन आया जहाँ पे रेडिएंट पावर मैक्सिमम हो गई, और फिर उसके बाद अगर मैं वेवलेंथ देखो एक्स एक्सिस पे बढ़ा भी रहा हूँ तो अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वेवलेंथ
को बढ़ा रहा हूँ तो भी पावर क्या हो गई, कम हो गई। मैं इसको रेड वाले पॉइंट पे मार्क कर लेता हूँ। ये वाली वो पोजीशन थी जहाँ पे जो है इस वाले वेवलेंथ पे मैक्सिमम पावर रेडिएट हुई थी। और टेम्परेचर क्या फिक्स है ये आपका, मैंने पहले ही कहा कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया हमने, 3000 केल्विन। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर कोई और टेम्परेचर पे चेक करता हूँ, मान के चलो 4000 केल्विन पे। तो फिर से मैंने जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या हुआ, पावर बढ़ते चली गई और एक वो पॉइंट आया। देखो दोस्तों, एक वो पॉइंट आया जहाँ पे पावर मैक्सिमम हुई। अब उसके बाद अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हो तो पावर फिर से कम होते जा रहा है। और ये कितना हमने एक डेमो टेम्परेचर एक ऐसे ही कुछ ले लिया 4000 केल्विन पे। अब मैं और 5000 केल्विन पे ले जाता हूँ। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर से क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो है पावर मैक्सिमम मिल रही है। और ये हमने रेड रेड वाला हमने पॉइंट मार्क किया फ्रेंड्स, है ना। देखो इसके लिए, है ना, तो पर्टिकुलर इस पे, इसको मैंने कहा 5000 केल्विन पे। अब अगर इससे भी ऊपर ले जाता हूँ मैं और समझ लो 5500, तो जो रेडिएशन है वो और बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो जाएगा। 5500 केल्विन वाला ग्राफ। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देके इस बात को समझेंगे दोस्तों। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए कि जो पावर है, रेडिएटिंग पावर, वो वेवलेंथ के साथ चेंज हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ। जब मैं वेवलेंथ को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ रेडिएंट पावर बढ़ते जाती है, बट एक पर्टिकुलर, देखो धीरे धीरे वेवलेंथ, ये एक्स एक्सिस है ना, धीरे धीरे वेवलेंथ को चेंज किया, वेरी किया, रेडिएंट पावर देखो ये वाई एक्सिस पे बढ़ती चली गई, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम हुई। ठीक है। और फिर जब मैं फिर से वेवलेंथ बढ़ाता हूं तो पावर फिर कम होती चली गई फ्रेंड्स। वेवलेंथ मैक्सिमम हुई क्या, नहीं, मैं यही आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, उस वेवलेंथ पे पावर मैक्सिमम हुई है, रेडिएंट पावर मैक्सिमम हुई है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं होती। और इस वेवलेंथ को हम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहते हैं, पर वो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क करते चले जाऊं तो कुछ भी ऐसा समझ लो कि ये 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, ये 1000 वाली है दोस्तों, है ना, यहाँ पे 1000, यहाँ पे आप कुछ ले लीजिए 1500 नैनोमीटर, ये होगा आपका 2000 नैनोमीटर, वगैरह वगैरह, अलग अलग वेवलेंथ्स में ले रहा हूँ। यहाँ पे पावर है, पावर जो है वो किस में यूज होता है, वॉट्स में। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, एक नोट है जो रेड में लिखने जा रहा हूँ, एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर हम क्या कहेंगे, रेडिएंट पावर increases gradually, increases gradually with increase in wavelength। ओके, फिर क्या हुआ, देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दोस्तों एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉरी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, पावर बिकम्स मैक्सिमम, पावर बिकम्स मैक्सिमम, एक पर्टिकुलर इस पे पावर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। एंड देन इन फर्दर इंक्रीज, देन इन फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ को मैं W/L लिख रहा हूँ यार, बहुत बड़ा वर्ड है, आप ही इसको अच्छे से लिख लीजिएगा,
at particular and then in further increase of wavelength power decreases. पहले वेवलेंथ को इंक्रीज किया, पावर इंक्रीज हुई, रेडिएंट पावर, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे मैक्सिमम हुई, है ना, देन एट पर्टिकुलर वेवलेंथ पावर बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इन फर्दर इंक्रीज, और अगर फिर से वेवलेंथ बढ़ाई तो पावर डिक्रीज हो गई। इसका कंक्लूजन, इसका स्टार मार्क, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिए, अभी मैं लिख रहा हूं। हम बोलेंगे रेडिएंट पावर बिकम्स मैक्सिमम, रेडिएंट पावर मैक्सिमम होगा एट, कब हम कहेंगे, एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो जिस वेवलेंथ पे हमारी रेडिएंट पावर मैक्सिमम हो रही है, जिस वेवलेंथ पे रेडिएंट पावर मैक्सिमम हो रही है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, आप उनके थ्रू जाइए, या मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला उसमें जो पॉइंट है कंक्लूजन का, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कर्व it is observed that at given temperature the energy is not uniformly distributed in the spectrum। देखो गिवन टेम्परेचर पे यूनिफॉर्म एनर्जी है क्या, नहीं, एनर्जी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, एक जगह पे मैक्सिमम हुई और फिर वो कम होते जा रही है, तो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा पॉइंट, एट गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली increases with increase of wavelength, reaches its maximum and then decreases। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है और मैंने इसी पे ज़्यादा है ना फोकस करके आपको समझाया भी है। The wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity lambda max is characteristic of the temperature of radiating body। और आप मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएंट पावर हुई वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कही जाएगी। यहाँ पे एक बार ध्यान फिर से दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दीजिए कि वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं हुई है, उस वेवलेंथ पे पावर मैक्सिमम हुई है, रेडिएटिंग पावर मैक्सिमम हुई है। इट्स नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट्स द पावर व्हाट इज मैक्सिमम एट दैट वेवलेंथ। ऑल अदर वेवलेंथ पे पावर कम हो जाएगी, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पावर ज्यादा रहेगी। दोस्तों ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है ना, एरिया अंडर द कर्व। अब इस कर्व के अंडर में जिस भी टेम्परेचर पे आप कर्व निकाल रहे हो उसका अगर एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल पावर रेडिएटेड मिलेगी। सो द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन आपको मिलेगा, Q/A/T मिलेगा आपको, या एमिसिव पावर मिलेगी। ठीक है, देन द पीक ऑफ द कर्व। हाँ, अब ये जो है यहाँ तक आपका हो गया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब मैं आपको इसी ग्राफ से क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको इसी ग्राफ से दोस्तों क्या पढ़ाने जा रहा हूँ पता है आपको, मैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ कि कैसे वो आपको कहाँ पे ढूंढना है दोस्त फ्रेंड्स। सेकेंड निकाल देता हूँ मैं टेक्स्ट बुक थोड़ा सा। है ये पेज नंबर फ्रेंड्स, ये है आपका 69। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है टॉपिक। तो ये है आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर उसका ये कर्व, ये ग्राफ, और इसके ये कंक्लूजन पॉइंट्स। आपका जो सेकंड वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके फोकस करके दिया। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर इट इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस वेवलेंथ पे मैक्सिमम पावर एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाऊंगा ग्रेजुअली। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या होने जा रहा है।
यार एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने को ना यहाँ पे आधा आधा घंटा एक एक घंटा चला जाता है, बट मेरे को पता है कि आप भी उतने ही स्लो हो। देखिए अब एक और ऑब्जर्वेशन हमको करना है। 3000 केल्विन पे जो वेवलेंथ मैक्सिमम थी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लैम्बडा मैक्स जो था वो थोड़ा सा दूर था, 1000 था नैनोमीटर। बट जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये जो जो मैक्सिमम या कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई। देखो इस तरफ शिफ्ट हो गई, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1000 से कम हो गई ये इस तरफ। जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिलने वाला है वो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिलने वाला है उस वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई। जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। मैं अगर इसका भी एक ग्राफ अगर ड्रॉ कर लूँ दोस्तों तो ये ऐसे मिलेगा। देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है ऐसे, है ना। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, कि जैसे एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो 3000 जब था तो ये यहाँ पे था, 1000 पे था। जब 4000 हुआ दोस्तों तो 1000 से कम हो गया, जहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिल रही है, रेडिएटिंग पावर। जब 5000 केल्विन किया तो देखो ये जो है ये पावर, ये जो वैल्यू है वेवलेंथ की फिर से इस तरफ चली गई, अब वो 500 के पास जा रही है ना। तो as soon as I increase the temperature, what is happening, the value of characteristic wavelength is decreasing। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ क्या होती है, जहाँ पे पावर जो है वो मैक्सिमम होता है रेडिएशन का, रेडिएटिंग पावर बिकम्स मैक्सिमम। तो आपका जो थर्ड जो पॉइंट है, द पीक ऑफ द कर्व्स, ये देखो कर्व के जो पीक्स हैं, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट ए शॉर्टर वेवलेंथ, दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये एक फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम पावर, तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और ये वो स्टेटमेंट है, ये वो ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये वो ऑब्जर्वेशन है जहां से विन्स, ये वाला वो पॉइंट है जहां से विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बनाया गया, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बनाया है, ये वो ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स। अच्छा, तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसी के ग्राफ के कंक्लूजन से एक लॉ बनाया गया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो क्या लॉ बनाया गया फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। तो लॉ है, इट इज ऑब्जर्व दैट the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of the black body। लिख रहा हूँ, देख लीजिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, बहुत ही मतलब इजी लॉ है और बहुत से न्यूमेरिकल्स में काम में आता है फ्रेंड्स। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the wavelength, the wavelength for which emissive power of black body is maximum, मतलब वो वेवलेंथ जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम बन जाती है ब्लैक बॉडी की, is inversely proportional to, is inversely proportional, it is inversely proportional to absolute temperature, absolute temperature
ऑफ ब्लैक बॉडी। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे न्यूमेरिकल में? तो उस वेवलेंथ पे जहाँ पे रेडिएशन सबसे ज़्यादा था पावर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेवलेंथ जो जहाँ पे पीक आ रहा है वो वेवलेंथ कम होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। मैंने आपको ये पहले ग्राफिकली दिखाया। देखिए यहाँ पे फिर एक बार टेम्परेचर को 3000 से 4000, 4000 से 5000 किया, तो ये जो पीक वैल्यूज है वो कम होती चली गई। ऐसा हमको कहना है। तो अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है हम हटाएंगे, क्योंकि हमें कभी पसंद आता ही नहीं प्रोपोर्शनैलिटी साइन दोस्तों। तो दिस बिकम्स इक्वल टू बी अपॉन टी, है ना। और ये जो बी है इसको हम लिखेंगे लैम्बडा मैक्स इंटू टी। तो दोस्तों ये बी जो है इसको कहते हैं विन्स कांस्टेंट। बी इज व्हाट? विन्स कांस्टेंट। और विन्स कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से देखें तो दी हुई होती है 2.897 इंटू 10⁻³ और उसका यूनिट होगा मीटर केल्विन। तो विन्स कांस्टेंट 2.897 10⁻³ विन्स लॉ क्या कहता है? दैट मैक्सिमम द वेवलेंथ एट विच रेडिएशन पावर बिकम्स मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। तो जिस वेवलेंथ पे रेडिएशन जो है, रेडिएटिंग पावर जो है वो मैक्सिमम होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? टेम्परेचर को। ये आपको ध्यान में रखना है। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन में इसमें लेकर आना चाहता हूँ। एक्चुअल में विन्स ने जब कुछ भी ये लॉ जब डिराइव किया तो ये एम्पिरिकल रिलेशन है। एम्पिरिकल मतलब ग्राफिकल या एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था, बट उन्होंने फिर भी थर्मोडायनामिक्स से कुछ थ्योरी लेके या थर्मल रेडिएशन की थ्योरी लेके इसको एक्सप्लेन कर दिया। बट विन्स लॉ जो है वो हाइयर वेवलेंथ्स के लिए वैलिड था, जिनकी जहाँ पे वेवलेंथ्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। फिर क्या हुआ, और कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोअर वेवलेंथ्स के लिए, जैसे लॉर्ड रेले एंड सर जेम्स जीन्स, हाँ नाम ही ऐसा है। हम मतलब इंग्लिश लोग पागल थे वैसे भी, क्या कोई भी नाम लिखते थे। बोले जेम्स की गोली भी खाओ और जीन्स पहन के खाओ। तो जेम्स जीन्स और लॉर्ड रेले जो है, इन्होंने लोअर वेवलेंथ्स के लिए लॉज रखे, बट ये भी कोई प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी नाम का एक कॉन्सेप्ट लगाया, जो हम अभी इसके अगले टॉपिक में ही देखने वाले हैं दोस्तों, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो क्या हुआ, इन अब क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, विन्स का जो लॉ है वो हायर वेवलेंथ के लिए सही है, लोअर के लिए सही नहीं है। लॉर्ड रेले और जेम्स जीन्स के जो लॉज है वो लोअर वेवलेंथ्स के लिए सही है, हायर के लिए नहीं है। तो अब क्या करें? तो कोई भी एक थ्योरी नहीं है जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने। और मिस्टर प्लैंक ने जो है दोनों को ही कंबाइन करते हुए जो है एटॉमिक थ्योरी के बेस पे एक नया कॉन्सेप्ट रखा, जो हम फिजिक्स 2 में पढ़ने वाले हैं। अभी नहीं मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। प्लैंक्स थ्योरी के, प्लैंक्स क्वांटम फिजिक्स है। सो और प्लैंक की थ्योरी ही आगे जाके आइंस्टाइन के लॉ ऑफ रेडिएशंस का बेस बनी। एक थ्योरेटिकल बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ नॉलेज वाली चीज़ें, इतना ही है ना। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो हम फिर से फिजिक्स 2 में पढ़ने वाले हैं, उसका बेस बना प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। एंड प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी कहाँ से रखी थी? तो विन्स की थ्योरी और लॉर्ड रेले की थ्योरी को कंबाइन करते हुए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा था दोस्तों। तो ये हुआ आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक्चुअल में इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। बट मैं ये एक अलग से कवर करना चाहता हूँ स्टेफन्स लॉ, क्योंकि अब 5 या 10 मिनट में कवर होने वाला वो टॉपिक नहीं है, और हमारे लेक्चर जो है वो क्लासरूम टाइमिंग जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे आपका क्लास जो है आज 35 मिनट्स का लेके ही स्टॉप कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकली जाएँ और आप इसको क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।